नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका शिक्षा शास्त्र की एक और नई क्लास में। आज का हमारा विषय है भारतीय शिक्षा का इतिहास, इंडियन एजुकेशनल हिस्ट्री। तो सामान्यतः जो भारतीय शिक्षा का इतिहास होता है उसको हम 5 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है वैदिक काल, ठीक है। सेकंड आता है बौद्ध काल, तीसरा आता है मुस्लिम काल, चौथा आता है ब्रिटिश काल और लास्ट हमारा आता है कि आजादी के पश्चात। तो वैदिक काल का जो टाइम पीरियड होता है वो 600 ईसा पूर्व से लेकर पहले तक का जितना भी समय होता है वो हमारा वैदिक काल का टाइम होता है। और बुद्ध काल का टाइम 600 बीसी से लेकर 1200 एडी तक का रखा जाता है। फिर हमारे रहते हैं मुस्लिम काल में, तो वो 1200 से लेकर 1800 तक का माना जाता है। कुछ किताबों में 1700 तक भी मिलता है, लेकिन 1200 से 1800 माना जाता है। फिर ब्रिटिश काल का जो टाइम पीरियड माना जाता है 1800 से लेके आजादी के तक माना जाता है, यानी 1800 से लेके 1947 तक। उसके बाद आ जाता है हमारा आफ्टर फ्रीडम टाइम, जो कि होता है आजादी के पश्चात और जो आज तक चला आ रहा है। तो इसमें से जो पहला टाइम पीरियड है हमारा यानी वैदिक काल, इसके बारे में आज हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे, समझेंगे कि इस टाइम पे क्या चीजें थी, कैसी थी और क्या कैसे चल रहा था, ठीक है। जो वैदिक कालीन शिक्षा है वो हमारी एक बहुत ही पुरानी शिक्षा व्यवस्था है कि 600 ईसा पूर्व से पहले तक की चीजें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह शिक्षा व्यवस्था कितनी पुरानी है। इस टाइम की जो शिक्षा व्यवस्था थी हमारी, नॉर्मली अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बात करें तो कुछ जगहों पे 3500 साल तक हम पुराना मानते हैं अपने भारतीय इतिहास को, लेकिन फिलहाल हम साधारण भाषा में कि 600 ईसा पूर्व के पहले की जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, वो हमारा वैदिक काल में आ जाता है, ठीक है। तो ये एक साधारण भाषा हो जाती है वैदिक काल के। अब इस टाइम पे अगर हम बात करें कि जो शिक्षा होती है, ठीक है, उसकी मीनिंग क्या निकलती है। तो अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। जीवन पर्यंत का मतलब यहाँ पे लाइफ लॉन्ग है, ठीक है, कि शिक्षा यहाँ पे एक व्यापक अर्थ में ली जाती थी कि जो शिक्षा व्यवस्था आपकी चल रही है, जो शिक्षा आपकी दी जा रही है वो लाइफ लॉन्ग चलेगी। ऐसा नहीं कि एक निश्चित समय के बाद वो रोक दिया जाता था, यानी शिक्षा को यहाँ पे व्यापक अर्थ में लिया जाता है। इस टाइम पे जो शिक्षा का हमारे आरंभ होता था, यानी जब शिक्षा स्टार्ट होने का टाइम आता था, तो उसके लिए एक संस्कार होता था, उसको हम लोग बोलते हैं उपनयन, ठीक है, उपनयन संस्कार, ठीक है। वो इसकी इंग्लिश भी उपनयन की एज इट हिंदी की लिख देते हैं उप, ठीक है, एक सेकेंड, UPANAYAN, संस्कार की स्पेलिंग यहाँ पे हो जाती है सरमनी, ठीक है। तो ये उपनयन संस्कार होता था। अभी उपनयन संस्कार में एक्चुअली उपनयन की जो मीनिंग निकल के आती थी कि पास ले जाना। पास ले जाना, किसके पास ले जाना? टीचर के पास है, क्योंकि उस समय जो शिक्षा देने के लिए होते थे तो गुरु ही एक इकलौते साधन होते थे। और अनौपचारिक शिक्षा जो होती थी वो माता पिता के द्वारा जरूर होती थी, लेकिन जो शिक्षा व्यवस्था हमारी चलती थी तो गुरु के पास ले जाया जाता था। तो उस जो प्रोसेस होता था, जो प्रक्रिया होती थी, उस चीज को हम लोग
उपनयन संस्कार बोलते हैं। नॉर्मली जो ये शिक्षा आरंभ होती थी तो 8 वर्ष से 8 वर्ष की आयु से आरंभ कर दी जाती थी शिक्षा। और चूंकि उस समय हमारा जो समाज था वो वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बटा था, तो विभिन्न वर्गों के अकॉर्डिंग इस शिक्षा व्यवस्था का जो टाइम पीरियड था 8 से 12 साल की एज तक के बच्चों को, मतलब अलग अलग, जैसे ब्राह्मण वर्ग को 8 वर्ष के लिए, क्षत्रिय वर्ष को 10 वर्ष के लिए और वैश्य वर्ग को 12 वर्ष की एज में ये उपनयन संस्कार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था और फिर उनकी शिक्षा आरंभ कर दी जाती थी। तो उस टाइम पे जब हमारी शिक्षा आरंभ होती थी तो क्या होता था कि ये शिक्षा आरंभ ऐसा नहीं होता कि टीचर के पास डायरेक्ट ले जाएं और आपका एडमिशन हो जाता था। आपके समाज में उस समय जो आपके कोई पुरोहित होते थे उनके द्वारा ये प्रक्रिया संपन्न कराई जाती थी और फिर आपकी शिक्षा स्टार्ट कर दी जाती थी उस टाइम पे, ठीक है। और ये हमारी जो स्टार्ट होती थी 8 वर्ष की अगर एज की बात करें तो ये हमारी प्राइमरी एजुकेशन होती थी एक तरह से, या इसको हम लोग प्रारंभिक शिक्षा बोलते थे कि हाँ हमारी शिक्षा आरंभ हो गई, ठीक। और उच्च शिक्षा क्या होती थी, गुरुकुलों में हमें दी जाती थी। जो हमारी हायर एजुकेशन की बात की जाती थी वो हमें उस समय गुरुकुल होते थे, ठीक है। गुरुकुल को आज के जैसा वो समझ लो, जो हमारे बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं, जैसे इसका सबसे अच्छा इसका उदाहरण है हमारा नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय में आपको क्या होना पड़ता है कि इसके एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर आप इसके एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं नवोदय विद्यालय को, तभी आपको प्रवेश मिलता है और रहने खाने हर चीज की व्यवस्था मिलती थी। तो वही प्रक्रिया क्या होती थी, गुरुकुल के जो स्कूल्स होते थे, विद्यालय होते थे, वहां पे होती थी। 8 वर्ष की शिक्षा हो जाती थी। नॉर्मली ये जो उपनयन संस्कार होता था वो घर वालों के ऊपर डिपेंड होता था, तो उसकी जो एज होती थी 5 वर्ष से भी किया जा सकता था कि अगर आपकी एज 5 वर्ष हो जाती थी तो आपका उपनयन संस्कार कर दिया जाता था। और इसी में एक चीज है कि जब आपकी शिक्षा समाप्त हो जाती थी, ठीक है, शिक्षा समाप्त हो जाए, मतलब जो एक फॉर्मल एजुकेशन चल रही होती है, कौन सी हमारी फॉर्मल एजुकेशन, जैसे हम आजकल स्कूल डिग्री कॉलेज जो इससे हमारी जो एजुकेशन चल रही है वो फॉर्मल एजुकेशन का एक पार्ट है, ठीक है, या पार्ट है, सॉरी। तो उसकी जब समाप्ति होती थी तो एक समारोह होता था जिसको हम लोग बोलते हैं समावर्तन। उसको हम बोलते थे समावर्तन समारोह। तो ये कब होता था, जब हमारा क्या हो, एजुकेशन एंड हो जाए कि हाँ अब हमने अपनी हायर जो सबसे हायर डिग्री है वो हमने ले लिया। इसको हम लोग बोलते हैं कन्वोकेशन प्रोग्राम। कन्वोकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो ध्यान देना, उपनयन संस्कार क्या होता था कि जब आपकी स्कूल एजुकेशन स्टार्ट होती थी
और ये तब होता था जब आपकी जो भी आपकी सबसे हायर एजुकेशन है, आपकी एजुकेशन जो इंड होने का टाइम आ जाता था, तब इस चीज को हम यूज करते थे। ठीक है, जैसे इसको ऐसे समझ लो कि आजकल के कॉलेजों में जैसे अगर आप कई जगहों पे है कि कन्वोकेशन ये समारोह समावर्तन समारोह होता है कि बुलाया जाता है, और आप लोग जो अपनी टोपी उछालते हो जब आपको डिग्री दी जाती है, तो वही चीज है। ठीक है, आज थोड़ा उसका फॉर्मेट थोड़ा दूसरा हो गया है, हम टोपी उछाल देते हैं और हो जाता है। पिक्चर हम तो देखा ही होगा, पिक्चर तो तुम सभी देखते होगे जितने लोग हो। ठीक है, अब इस टाइम की जो शिक्षा व्यवस्था थी वैदिक काल की, ठीक है, तो इसके एम्स क्या थे एजुकेशन देने के, यानी उद्देश्य क्या रहे कि भाई अगर हम शिक्षा दे रहे हैं तो उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होगा, कोई न कोई कारण होगा कि ऐसे ही थोड़ी शिक्षा। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कि अगर आपके माता पिता ने आपको यहाँ भेजा है तो पढ़ने के लिए, तो उसका भी कोई न कोई कारण होगा ना। ऐसा था नहीं कि भेज देख नहीं आओ बेटा बस बैठे रहो, कुछ नहीं कर रहे हो तो पढ़ते रहो। तो जो इसका पहला उद्देश्य था कि ज्ञान का विकास करना। ज्ञान का विकास का मतलब कि जितना भी आपके नॉलेज है उसको हम डेवलप करेंगे। ठीक है, कि आपके अंदर नॉलेज अच्छे से डेवलप हो जाए, उसमें कोई ऐसा पॉइंट ना रहे कि आपको ना आ रहा हो या ना समझ रहे। ठीक, दूसरा पॉइंट था कि स्वास्थ्य संरक्षण दिया जाता था। इसको समझ लो कि आपके हेल्थ केयर एजुकेशन दी जाती थी कि भाई ज्ञान का विकास तब सही से हो पाएगा जब आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, हेल्थ आपकी वेल्थ होगी, यानी हेल्थ केयर एजुकेशन थी कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए ना। कि अगर आप जैसे अभी बुखार हो जाए या बीमार हो जाते हो तो क्या आपको पढ़ने में मन लगता है? नहीं लगता ना। तो उसी लिए था कि दूसरा पॉइंट था ये कि आपके स्वास्थ्य के हम संरक्षण और संवर्धन की बात करते हैं। तीसरी चीज थी कि आपके जीविकोपार्जन के लिए शिक्षा दी जाती थी। ऐसा नहीं था कि आप सिर्फ आपके अंदर सिर्फ नॉलेज ही रह जाए और उसका व्यवहारिक जिंदगी में या रियल लाइफ में आप कोई यूज ना कर पाए। तो उस समय जो शिक्षा दी जाती थी तो उसका एक टारगेट था कि आपके जीव को की क्षमता का विकास करना। इसको समझ लो एक शार्ट में वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, कि आपको व्यवसायिक क्षमता आपके अंदर वोकेशनल क्वालिटी स्किल से डेवलप की जाती थी कि कल को आप अगर नॉलेज के थ्रू कोई काम नहीं कर पाते हो तो कम से कम वोकेशनल नॉलेज जो आपके पास होगा उसके द्वारा कोई ना कोई चीज कर पाओगे तो आप जीविकोपार्जन करने में सक्षम रहेंगे। चौथा टारगेट था उस टाइम की शिक्षा व्यवस्था का कि संस्कृति का संरक्षण एवं विकास है। संस्कृति का संरक्षण एवं विकास। तो जो हमारी कल्चर थी इसको हमें बचाना था। ठीक है, इसको हम सेव कर रहे थे, इसको क्या कर रहे थे, डेवलप भी कर रहे थे कि जो हमारा कल्चर है भाई उसको हमें बनाए रखना। ऐसा नहीं है कि एक पीढ़ी आ जाए और दूसरी पीढ़ी जानते ही न रहे कि हमारे त्योहार के। जैसे कि आज के समय की एक विडंबना है कि परिवार टूटते जा रहे हैं, संयुक्त परिवार प्रणाली बहुत कम रह गई है। तो बच्चे क्या होते हैं कि अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, तो वो सभी छोटे छोटे, जैसे कि अपने माता पिता से अगर पूछो तो उनको छोटे छोटे त्योहार पते होते हैं। लेकिन हम लोगों को, आजकल के बच्चों को, इवन हम तक लोगों को नहीं पता होता है कि हमारे कितने छोटे छोटे त्योहार हैं, कितने बड़े बड़े त्योहार हैं। बड़े त्योहार जैसे होली दिवाली हम सब जानते हैं, लेकिन बहुत से छोटे त्योहार जो हम लोग के दिमाग से निकल जाते हैं, कि गुरु पूर्णिमा जैसी चीजें कई बार हम लोग भूल जाते हैं। तो इसलिए हमें अपने कल्चर का उसका क्या करना है, हमें उसका संरक्षण करना है और उसको विकास करना है उसका। पांचवा इसमें पॉइंट था कि नैतिक एवं चारित्रिक विकास आपका करना है।
क्योंकि उस टाइम पे जो हमारा दौर था यानी वैदिक टाइम पे, तो हम लोग क्या थे, स्पिरिचुअल थे, हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी ज्यादा पाई जाती थी, या हम लोग आध्यात्मिक की ओर ज्यादा होते थे। तो नो डाउट हम सबसे ज्यादा अपने इथिक्स पे, अपने कैरेक्टर पे, अपने मोरल पे उसको हम ज्यादा डेवलप करने की कोशिश करते थे कि हमारी ये चीजें ज्यादा अच्छी हो। जैसे इसका एग्जांपल ये समझ लो कि भारत को सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहा जाता था कि हमारे यहाँ धन धान्य संपदा बहुत ज्यादा थी, हम लोग इससे बहुत ज्यादा मजबूत थे कि हमको कोई चीजें बिगाड़ नहीं सकती। ये सबसे बड़ा पॉइंट था कि हमको गोल्डन बर्ड कहा जाता था। ये नहीं कि हमारे पास पैसा रुपया बहुत है, वो तो है, बट ये उसका एक सबसे बड़ा कारण था कि आपके मोरलिटी, आपके कैरेक्टर का भी हम डेवलप करेंगे। इसके अलावा छठा पॉइंट था आध्यात्मिक उन्नति, जो मैंने अभी बताया कि चूंकि हम आध्यात्मिक ज्यादा थे तो इस चीज को हमें और ज्यादा उन्नत करना था। किस सेंस में? क्योंकि हमारे देश में मोक्ष माना जाता है। मोक्ष का मतलब होता है कि साधारण भाषा में कि आवागमन के, यानी जो जीवन में हम जीते हैं मरते हैं उस बंधन से मुक्त हो जाना। तो आध्यात्मिक उन्नत करानी थी कि जिससे एक समय आए कि हर बालक अपने गुरु से ज्ञान लेके इस रास्ते पे चला जाए जिससे लास्ट में उसे मोक्ष मिल जाए और वो आवागमन के चक्कर से यानी बार बार जीवन मरण से मुक्त हो जाए। इसके अलावा इस टाइम पीरियड की जो करिकुलम था वो काफी ब्रॉड था। इवन इस सेंस में था कि हमारी जो पाठचर्या होती थी आज के जैसे स्कूलों में शुरुआती दौर में सिलेबस का बहुत दौर था कि सिलेबस ज्यादा जरूरी है, करिकुलम नहीं है। कुछ जगहों पे करिकुलम था, तो उस टाइम पे भी हमारे यहाँ करिकुलम को प्रधानता दी जाती थी। करिकुलम सिलेबस से ब्रॉड होता है क्योंकि सिलेबस उसी करिकुलम का एक छोटा पार्ट होता है और करिकुलम में आपकी सारी गतिविधियां शामिल होती हैं, ठीक है, जो स्कूल के अंदर या विद्यालय के बाहर हों, इवन घर पे, वो सारी चीजें करिकुलम का हिस्सा होती है। करिकुलम आपको एक तरह समझ लीजिए कि ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करता है और सिलेबस उसका एक छोटा सा पार्ट होता है, ठीक। इसके बाद अगर हम प्राइमरी लेवल के सिलेबस की बात करें या पाठचर्या की, तो व्याकरण का ज्ञान दिया जाता था, पहली चीज। सेकंड चीज छंद शास्त्र, गणना करना, सामान्य विज्ञान, संस्कृति, भाषा आदि का क्या होता था कि हमारे प्राइमरी लेवल पे हमें नॉलेज दिया जाता था। और अगर हम हायर लेवल की बात करें, ठीक, तो हायर लेवल पे हमें जो होता था धर्म, नीति शास्त्र, ये दोनों चीज तो अनिवार्य थी उस टाइम पे कि आपको धर्म का नॉलेज हो और नीति शास्त्र का हो। इसके अलावा साहित्य यानी लिटरेचर हमारा, ये हमें दिया जाता था। राजनीति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, प्राणी शास्त्र हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, इसके अलावा इतिहास, पुराण, वही जिनकी संख्या 18 है, उन्हीं पुराणों की बात कर रहा हूं। तो इन चीजों को हायर एजुकेशन पे हमें दी जाती थी। इवन जो शिक्षा के यहाँ पे रूप थे वो 2 फॉर्म में आते थे, ठीक है। एक होता था हमारा परा और एक होती है अपरा। इसको साधारण भाषा में ऐसे समझ लो कि जो हमारी परा होती है वो आध्यात्मिक होती है यानी स्पिरिचुअल, और जो हमारी अपरा होती है वो भौतिक जगत होती है। जैसे जो हम इस जीवन में जी रहे हैं, साधारण भाषा में कहे
कि जैसे हमें एक मोबाइल चाहिए, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है कि जब हमें कोई मोबाइल चाहिए, मोबाइल एक भौतिक संसाधन है, ठीक, तो वो हमारे अपराध है। जब हम कोई भी ऐसी चीज की बात करते हैं जो इस जगत में मानव ने बनाई है या उसके जीवन यापन में सहायक होती है, या जो हमें लालसा होती है, जो भी हमारी इच्छा होती है, वो सारी प्रकार की शिक्षा मतलब जब भौतिक जगत के रूप में दी जाए तो वो अपरा होती है, और जब आध्यात्मिक जगत जो कि हमारा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है, यानी हमें निर्वाण या मोक्ष की ओर ले जाती है, तो वो हमारी परा विद्या होती है। तो ये 2 फॉर्म्स थे एजुकेशन के, कि एक होती है परा और अपरा। इनकी इंग्लिश भी सेम होती है कि PARA लिख दिया जाता है और उधर APARA लिख दिया जाता है, तो इनमें कोई अलग से इनकी मीनिंग्स नहीं होती है। अब बात करेंगे इस टाइम की टीचिंग मेथड की। चूंकि वैदिक काल में जो टीचर्स होते थे वही ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत होते थे, यानी सोर्स जो होते थे हमारे सिर्फ शिक्षक होते थे, ठीक है। तो ज्यादातर उन्हीं के द्वारा जो मेथड्स यूज किए जाते थे उसी के द्वारा ही शिक्षण कार्य संभव हो पाता था। जैसे आज की भांति किताबें, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें तो थी नहीं उस टाइम पे। उस टाइम ये बहुत लिमिटेड चीजें होती थी। तो जो हमारे उस समय टीचिंग मेथड्स होते थे, ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा, जैसे सबसे पहले एक कॉमन टीचिंग मेथड था प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर का मतलब होता है क्वेश्चंस करना, कि जैसे हम क्वेरी करें, आपसे कोई सवाल पूछे, आप हमसे कोई सवाल पूछे, हम आपका जवाब दें, और हमने जो पूछा अगर आपको पता हो तो आप जवाब दें। तो एक होता था हमारा क्वेश्चन करना। दूसरा होता था अनुकरण करना, कि जैसे शिक्षक ने कोई कार्य करके दिखा दिया और कह दिया कि अब तुम करो, ठीक है। तीसरा होता था वाद विवाद, जिसको आजकल हम लोग डिस्कशन बोलते हैं, ठीक है, या जिसको हम लोग ग्रुप डिस्कशन कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। या इसके अलावा जो शिक्षक यूज करते थे, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था, वो था हमारा मेथड व्याख्यान, जिसको हम बोलते हैं लेक्चर। की शिक्षक आए, जो कि ज्यादातर हायर एजुकेशन में यूज किया जाता था, कि आया, उसने एक अपना तैयार किया हुआ लेक्चर आपको दिया और आप उससे कुछ प्रश्न पूछ के सेटिस्फाइड होते, तो नॉर्मली व्याख्यान यानी लेक्चर मेथड का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा 3 चीजें थी, श्रवण, मनन और निधि ध्यासन। ये जो चीजें थी ये टिपिकल हिंदी है, तो इसके लिए परेशान मत होना, इनकी कोई इंग्लिश नहीं होती है, सेम वर्ड होते हैं। तो ये क्या होता था कि सबसे पहले किसी चीज को सुनना, फिर उसको बार बार अपने दिमाग में समझना, मनन करना, और फिर उसका जब आप रेगुलरली अभ्यास करते हो तो वही चीज हो जाती थी निधि ध्यासन। ये वैदिक काल की एक सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाती थी। इसके अलावा स्टोरी टेलिंग मेथड हो गया, यानी कहानी विधि हो गया, या प्रैक्टिस मेथड हो गया, यानी आपको बार बार किसी चीज की अभ्यास करना। तो ये सारी टीचिंग मेथड्स उस समय यूज की जाती थी वैदिक काल में। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे हम कि अनुशासन की बात करें। भाई अगर शिक्षा व्यवस्था है, विद्यालय है, तो अनुशासन भी होगा, बिना अनुशासन की तो चीजें चल नहीं पाती हैं, ठीक है। तो इस टाइम का जो अनुशासन था वो शारीरिक यानी फिजिकल और प्लस मानसिक यानी मेंटल, दोनों को मिला के था, और ये अनुशासन काफी कठोर माना जाता था, ठीक है। बट यही दो मतलब आपको जो अनुशासन के रूल्स मानने हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ शारीरिक रूप से उनको एक्सेप्ट कर लेना है, आप उनको मेंटली भी प्रिपेयर करना है। अगर जैसे आपको गलती हो गई और आपको पश्चाताप करने का टाइम दिया गया, तो कोशिश हमेशा ये रहेगी कि आप दोबारा उस चीज को किसी भी सूरत में नहीं दोहराएंगे, ठीक है। अब तीसरी चीज आती जाते हैं शिक्षक पे, यानी जो हमारा टीचर है वो कैसा था। तो इस समय जो शिक्षक था उसको सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता था समाज में, ठीक है, मतलब सबसे हायर पोजीशन कह सकते हो कि टीचर को मिलती थी, क्योंकि टीचर ही उस समय ज्ञान का स्रोत माना जाता था, यानी जो सोर्स ऑफ नॉलेज होता था वो हमारा शिक्षक होता था, इसलिए उसको समाज में सर्वोच्च स्थान दिया जाता था। लेकिन शिक्षक के लिए भी इस डिसिप्लिन का यानी अनुशासन का फॉलो करना
बहुत जरूरी था। और ऐसा नहीं कि शिक्षक, तुमने कुछ चीजें सीख ली तुम शिक्षक बन गए। शिक्षक को भी कहा जाता था कि सीखना उसका स्टॉप नहीं होना चाहिए, उसका सीखना कंटिन्यूअस चलते रहना चाहिए, उसका सीखना नहीं रुकना चाहिए। ठीक है। फिर शिक्षक है तो जाहिर सी बात हमारे पास एक शिक्षार्थी होगा, यानी जो सीखने वाला होगा। ठीक है। तो नो डाउट ये डिसिप्लिन उसे सबसे ज्यादा फॉलो करने पड़ते थे। इसके अलावा उसके अंदर लगन हो, गुरु के प्रति श्रद्धा हो। ठीक है। संयमी हो। मतलब जितने भी आप, एक साधारण भाषा में अगर मैं बोलूं तो जितने भी आप अच्छी चीजें सोच सकते हो कि एक अच्छे बालक में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो सारी क्वालिटीज शिक्षार्थी के अंदर होनी चाहिए। और इसके अलावा वो ज्ञान का पिपासु हो। पिपासु का मतलब यहाँ पे है कि उसे भूख हो, कि नहीं मुझे और चाहिए, हंगर, जैसे पता ना मुझे भूख लगी, मुझे कुछ खाने चाहिए, तो तुम्हारा वहां पे भूख किसी चीज को खा के पेट भरने से था। यहाँ पे हमें वो हमारी भूख क्या होती थी, हमारा नॉलेज होता था। यानी शिक्षार्थी कैसा हो, इसमें लगन, श्रद्धा, संयमी हो, शारीरिक और मानसिक रूप से अनुशासित हो और ज्ञान का पिपासु हो। ठीक। तो ये सारी चीजें थी वैदिक काल की। अभी इसमें कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें और हैं। जितने भी लोग इसको देखेंगे तो आप सभी लोगों से कहेंगे कि इसको जितना ज्यादा लाइक, शेयर और जितनी जल्दी सब्सक्राइब करा दें तो अच्छा है, क्योंकि मेरी चीजें जितनी ज्यादा जल्दी प्रोग्रेस करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि फिर अभी तो मैं ओरल दे रहा हूँ लेक्चर, बाद में इसके पीडीएफ्स भी बनाने की कोशिश करूंगा कि जो यहाँ पे बता रहा हूँ वो आपको भविष्य में टेलीग्राम या व्हाट्सएप किसी भी थ्रू आपको मिल जाए। अब आ जाते हैं इस टाइम की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसकी खूबियों पे, यानी मेरिट्स पे बात कर ले कि क्या इसकी अच्छाइयां थी, क्या इसकी बुराइयां थी। तो मेरिट्स की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे जो शिक्षा थी वो निःशुल्क थी। निःशुल्क का मतलब था कि यहाँ पे जो एजुकेशन थी वो इस टाइम पे फ्री दी जाती थी। ठीक है। एक सबसे बड़ी चीज थी। जैसे इसी चीज को आज हमारे देश में भी फॉलो किया जाता है कि जो हमारे यहाँ 6 से 14 वर्ष के बालक हैं उनकी शिक्षा हमारे देश में आज भी निःशुल्क है, उनका कोई हम शुल्क नहीं लेते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में। शिक्षा का जो हम अर्थ होता था वो व्यापक लिया जाता था। शिक्षा का अर्थ हमेशा व्यापक रूप में लिया जाता था, ये नहीं कि उसको संकुचित रूप में कि एक टाइम के बाद आपकी शिक्षा खत्म हो गई और आपकी पढ़ाई द एंड हो गई, आपको आगे नहीं पढ़ना था। शिक्षा यहाँ पे व्यापक अर्थ में लेके लाइफ लॉन्ग प्रोसेस के रूप में एक्सेप्ट किया जाता था। ठीक है। शिक्षा का अर्थ भी व्यापक था और जो उद्देश्य थे वो भी व्यापक ही थे। कोई छोटे मोटे उद्देश्य नहीं थे कि बस हमें नौकरी पा गए हमारा जीवन धन्य हो गया। जैसे आज हमारे देश में इतना ज्यादा कंपटीशन, इवन हम खुद ही उस कंपटीशन का शिकार है कि नौकरी मिल जाए किसी तरह से तो हमारा जीवन धन्य है। लेकिन यहाँ पे जो उद्देश्य भी थे वो हमारे काफी व्यापक थे। चौथी हमारी जो पाठ्यचर्या थी वो भी काफी व्यापक थी, क्योंकि कई सब्जेक्ट्स थे। ऐसा नहीं कि एक लिमिटेड सब्जेक्ट थे कि 4-5 सब्जेक्ट रख दिए। जैसे कि एक उदाहरण के लिए जैसे कोई डिग्री कॉलेज खोलता है तो उसके पास उस समय संसाधनों का अभाव होता है, तो वो बेचारा मुश्किल से 5 या 6 सब्जेक्ट को लेके एक बार में अपना कॉलेज खोलता है, बाद में अपनी संस्था को ग्रो अप कराता है। लेकिन उस समय हमारी पाठ्यचर्या क्या थी, काफी व्यापक थी। और जब हमारा इसको करिकुलम समझना, ठीक है, करिकुलम पाठ्यचर्या का जो डिफिनेशन होती है, सॉरी मीनिंग होती है वो करिकुलम है। तो करिकुलम क्या होता है कि एक व्यापक अर्थ में लिया जाता है, और उसमें भी हमारी करिकुलम उससे भी ज्यादा व्यापक था कि नहीं बस इतने पे काम नहीं हो जाता था। पांचवी चीज थी हमारी जो टीचिंग मेथड थी वो काफी अच्छी थी, यानी क्वालिटी उनकी काफी अच्छी थी, क्योंकि हम मल्टीपल टीचिंग मेथड यूज करते थे, किसी एक टीचिंग मेथड पे नहीं रुके थे। जैसे मैंने कई टीचिंग मेथड बताए थे कि स्टोरी टेलिंग हो गया, लेक्चर मेथड हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, वाद विवाद हो गया, क्वेश्चनायर हो गया, तो कई थी। इसके अलावा गुरु शिष्य का अनुशासित जीवन था कि जो हमारे शिक्षक हैं यानी गुरु और जो शिष्य है, तो जो उनका जीवन था वो एक अनुशासित होता था।
ऐसा नहीं था कि उनको बहुत ऐश आराम था, बहुत अनुशासित यानी वेल डिसिप्लिन लाइफ जीते थे। कि जैसे आज अगर हम लोग को सुबह 6 बजे ही उठने कह दिया जाए तो नॉर्मली बहुत से लोग नहीं उठ पाते हैं, लेकिन उस टाइम वो सूर्य उदय से पूर्व उनको उठना पड़ता था और अपने शौच डेली रूटीन के सारे काम करके विद्या अध्ययन के लिए तैयार हो जाना पड़ता था। तो वो एक ऐसा नहीं कि सिर्फ शिष्य के लिए था, सेम चीज गुरु के लिए भी था। तो उनका जीवन काफी डिसिप्लिन में चलता था। और इसके अलावा जो क्योंकि एक चीज था कि जो हमारा पर्यावरण था, पर्यावरण कहाँ का, हमारे विद्यालयों का, वहां के, वो समाज से थोड़ा दूर होता था, प्रकृति के समीप होता था। ठीक है, तो काफी अच्छा होता था और शोर से भाग दौड़ चीजों से दूर रहता था। तो होता क्या था कि काफी शांति रहती थी, जिससे क्या हो सकता था कि विद्या अध्ययन करने में दिक्कतें नहीं होती थी। सिर्फ बच्चों का और शिक्षक का दिमाग सिर्फ पढ़ाई पे लगा रहता था, बाकी किसी चीजों पे नहीं जाता था। तो ये इसकी कुछ मेरिट्स थी। अब आ जाते हैं इनकी डीमेरिट्स पे। तो इनकी डीमेरिट्स भी कुछ हैं कि सबसे बड़ी चीज इनकी एक डीमेरिट्स यही थी कि जो उस टाइम पे, जैसे आज के टाइम पे जो शिक्षा है वो राज्य और केंद्र दोनों का उत्तरदायित्व है, जिसको हमारे देश में उसमें रखा गया, किसमें कहते हैं उसको, अब ये कमेंट करके बताना, मैं भी भूल गया हूं कि शिक्षा हमारी कौन सी सूची में आती है। ठीक है, लेकिन उस समय क्या था कि राज्य का उत्तरदायित्व शिक्षा पे कोई नहीं था, यानी राज्य किसी भी प्रकार से शिक्षा को कोई कंट्रोल नहीं करता था। तो इसी कारण क्या हो जाता था, फिर एक चीज और आ जाती थी कि आय, यानी जो हमारी इनकम हुए, आय का कोई निश्चित स्रोत नहीं होता था। क्योंकि जब राज्य का उत्तरदायी नहीं है तो हमारे पास आय का कोई निश्चित स्रोत नहीं होता था। उस समय जो आय का स्रोत होता था, नॉर्मली क्या होता है, या तो गुरु दक्षिणा हो जाती थी, या भिक्षाटन होता था, या कोई राजा महाराजा बड़ा खुशी हो गया तो आओ भैया हम तुमको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दिए, या हम तुमको कुछ गाय भैंस दे दिए। तो इसलिए हमारे पास आय का एक फिक्स स्रोत नहीं होता था। कि जैसे आज हमारे यहाँ बजट आता है तो उसमें भी शिक्षा का बजट निकलता है कि इतने प्रतिशत हम शिक्षा पे खर्च करेंगे। ठीक है, तीसरी चीज इसमें एक जो कमी थी कि जो ये करिकुलम था उसमें वो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, यानी जो हमारा मनोविज्ञान है उसके अकॉर्डिंग नहीं था। तो इसको हम अमनोवैज्ञानिक बोलते हैं। मतलब ये साइकोलॉजिकल सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें नहीं थी, तो इसको बोल लो कि अमनोवैज्ञानिक सिलेबस था। ठीक है, और इसी कारण क्या थी कि यहाँ जो प्रणाली थी वो रटंत प्रणाली थी। नो डाउट टीचिंग मेथड्स कई थी, लेकिन ज्यादातर जोर इसी रटने की प्रक्रिया पे जोर दिया जाता था कि पढ़ो रटो पास हो जाओ। और अनुशासन जो कि इसका बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी वो भी एक कमी थी, क्योंकि अनुशासन काफी कठोर था। क्योंकि अगर आप बुक में डिटेल में पढ़ेंगे तो अनुशासन ऐसा था कि अलग अलग प्रकार की गलतियों के लिए विभिन्न अलग अलग दंड दिया। इवन ऐसे भी दंड थे कि आपको कई महीने बिना खाए पिए भी कई बार रहना पड़ता था। कि आप पहले जैसे दिन में आप 3 टाइम खाते हैं तो कुछ दिन तक 3 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 1 टाइम तक खाना पड़ता था। आप अपने उस चीज को क्या करने के लिए, अपना पश्चाताप करने के लिए कि हाँ हमसे ये गलती ना हो। इसके अलावा इसमें एक कमी थी कि जन शिक्षा का अभाव था। जन शिक्षा की बात ही नहीं की जाती थी, और जब जन शिक्षा नहीं थी तो नो डाउट है, क्योंकि उस समय हमारा समाज 4 हिस्सों में था, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। तो शूद्रों की शिक्षा भी निषेध थी, और स्त्रियों की भी, यानी जो हमारी वुमेन थी उनकी भी उपेक्षा की जाती थी, उनको भी शिक्षा नहीं दी जाती थी। वैदिक काल एंड होते होते या उत्तर वैदिक काल जो इसका लास्ट टाइम आता है, तो स्त्रियों की शिक्षा तो एकदम बंद हो जाती थी। इवन जो स्टार्टअप वैदिक काल पीरियड था कुछ समय तक वहां स्त्रियों की शिक्षा थी, लेकिन मिड से आते एंड होते होते स्त्रियों की दशा एकदम बिगड़ जाती है। यानी 3 तरह से, जन शिक्षा, शूद्रों की और स्त्रियों की वहां पे कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी। और एक कमी इसमें और है कि हम धर्म और नैतिकता पर
ज्यादा ध्यान देते थे। ये इसकी कमी भी इंक्लूड की जाती है। तो ये था आज का कुल भारतीय शिक्षा के इतिहास का एक चैप्टर, वैदिक काल। वैदिक काल में हमने कई चीजें देखा कि इसका टाइम पीरियड्स क्या था, शिक्षा के एम्स क्या थे, किस प्रकार शिक्षा दी जाती थी, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन क्या था, इसकी मेरिट्स क्या थी, डीमेरिट्स क्या थी, टीचिंग मेथड क्या थी। तो इन सभी पे हमने बात कर ली। जो अगला होगा तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बुद्ध काल या बुद्ध था पीरियड। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। जो नेक्स्ट क्लास का वीडियो हम अपलोड करेंगे वो भी बुद्ध काल का होगा। इसी तरह हम इसके 5 स्टेज पे चलेंगे। इसके बाद फिर मुस्लिम हो जाएगा, मुस्लिम के बाद फिर ब्रिटिश टाइम पे। तो जब ब्रिटिश टाइम आप पढ़ेंगे तो ब्रिटिश टाइम में कई ढेर सारे आयोग हैं, तो उन सारे आयोगों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे एक साधारण भाषा में लोग वुड डिस्पैच हो गया, हंटर कमीशन हो गया, हरटांग आयोग हो गए, तो ऐसे कई हैं। और ये जो वीडियो है, चाहे यूजी के बच्चे देखें, चाहे पीजी के बच्चे देखें, चाहे पीजीटी की तैयारी करने वाले देखें, उन सभी के लिए प्रॉपर उपयोगी है। क्योंकि एक ऐसा ये स्टडी मटेरियल है कि जो हर एग्जाम हो गया, इवन नेट सेट, हर जगह आपके काम में आएगा। तो इसे ज्यादा से ज्यादा आप लोग देखें और शेयर करें। आज की क्लास यहीं ओवर होती है। नमस्कार।